फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू शिक्षण मित्र। सो हम आज नया वीडियो के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के नोट्स के बारे में बात करेंगे। मैं इन तीनों के आंसर बताने वाली हूँ, जिसको आप अगर अपनी बुक में अच्छे से ध्यान से लिखेंगे तो आप उसका कॉन्सेप्ट्स को समझ भी पाएंगे और उसके आंसर्स को एकदम अच्छे से याद भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस आंसर को याद करने के लिए। जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे याद करने के लिए, मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो की रिक्वेस्ट है, इसलिए बनाई जा रही है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के साथ। आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने साथ एक बुक, पेन और जो साइंस 2 की टेक्स्ट बुक है जिधर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन लिखा हुआ है उसको खोल के रखो। फर्स्ट मैं टेबुलर फॉर्म में आंसर देने वाली हूँ, तो आपको आपकी इंग्लिश, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी आपको फिर वही याद करना है कीवर्ड्स, और फिर अपने सेंटेंस में फ्रेम करके आंसर लिखना है, क्योंकि साइंस में खाली कीवर्ड्स याद करना ज़रूरी होता है, बाकी सेंटेंस तो आप अपने ओन से भी बना सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। तो इसमें यूज़ क्या होता है, इसका हम लोग को पोजीशन पता चल गया कि हाँ ये न्यूक्लियस में यूज़ होता है। इसमें क्या यूज़ होता है, इस प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है? इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, मगर दोनों स्ट्रैंड नहीं यूज़ किए जाते, खाली उसका एक स्ट्रैंड यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है 1 मेंशन करना, ठीक है। अभी क्या है, थर्ड पॉइंट है कि जो mRNA है यानी कि मैसेंजर आरएनए, वो प्रोड्यूस होता है as per sequence of nucleotides of DNA। यानी कि जो mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए वो प्रोड्यूस होता है, किस हिसाब से प्रोड्यूस होता है? जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में, उसके सीक्वेंस के हिसाब से mRNA प्रोड्यूस होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं mRNA में, जो mRNA में न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसको? डीएनए को, क्योंकि वो उसी से बना है ना, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। अभी तक हमने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन किधर होता है? न्यूक्लियस में। उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें डीएनए यूज़ होता है, उसका खाली 1 स्ट्रैंड यूज़ हुआ जाता है, पूरा डीएनए नहीं यूज़ होता है। तो डीएनए को यूज़ करके क्या होता है, उसमें mRNA प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है डीएनए में, वैसे ही mRNA में प्रोड्यूस होती है। और जो न्यूक्लियोटाइड mRNA में है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि वो एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए है ना, इसीलिए इसका न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ mRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। अभी हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन इन डीएनए। डीएनए में जो एडेनाइन होता है वो सेम होगा आरएनए में भी, बाकी सब भी सेम रहेगा, खाली जो थाइमाइन होता है डीएनए में उसकी जगह पे आपको आरएनए में यूरेसिल लिखना रहता है, ताकि कोड्स डिफरेंट बने। कोड्स डिफरेंट बनते हैं ना दोनों में, इसलिए खाली सब सेम रहेगा डीएनए और आरएनए के कोड्स में, खाली यूरेसिल रहेगा आरएनए में और थाइमाइन रहेगा डीएनए में। ये खाली फ़र्क आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट्स अगर आप याद कर लो तो आप ट्रांसक्रिप्शन का कोई भी आंसर आसानी से लिख पाओगे, मगर इसके लिए आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर अच्छा रहना चाहिए। बाय द वे, ग्रामर का एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें हम टेंसेस सीखेंगे। उस चार्ट को याद करते ही आप टेंसेस भी एकदम अच्छे से याद कर लोगे। लेट्स मूव टू ट्रांसलेशन। अभी हम ट्रांसलेशन देखेंगे। शायद इसका ब्रीफ भी है 10th की बुक में लास्ट में, जिसमें आपको तीनों प्रोसेस को लिखना है। तो आप ये याद कर लो, क्योंकि इसके बहुत बड़ा आंसर है, सब लोग नहीं कर पाते याद, तो आप पॉइंट्स याद कर लो, बाद में आप अपने आप से लिख सकते हो। बट आपको कीवर्ड्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस में कीवर्ड्स बहुत मैटर करता है। ट्रांसक्रिप्शन किधर होता था? न्यूक्लियस में, बट ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। अभी ट्रांसलेशन में क्या होता है? कोड फॉर अमीनो एसिड ब्रॉट बाय mRNA फॉर न्यूक्लियस। जो mRNA बना था हमारा न्यूक्लियस में, तो वो लाता है कोड अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड के लिए वो कोड लाता है किधर से? न्यूक्लियस से, क्योंकि वो न्यूक्लियस में ही बना था, हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन में।
सो अभी थर्ड पॉइंट में क्या है, ईच कोड, जो भी कोड लाता है mRNA अमीनो एसिड्स के लिए, उसमें बहुत सारे कोड लाता है। तो ईच कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? ईच कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन तीनों प्रोसेस को अगर आप एक स्टोरी के हिसाब से याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज होके बार बार आप भूल जाओगे। अभी देखो हमने क्या देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, उसमें 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज़ यूज्ड, उसमें एक स्ट्रैंड होता है यूज डीएनए का, वो यूज़ करके क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। और वो एमआरएनए में सीक्वेंस किसके हिसाब से रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए के हिसाब से, क्योंकि डीएनए नहीं उसको बनाया ना, तो डीएनए बोले कि मेरे हिसाब से चल, इसलिए उसके सीक्वेंस एमआरएनए में हो रहा है। तो जो न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, खाली दोनों में फ़र्क कितना है कि जो थाइमाइन होता है डीएनए में फ़र्क हो गया यूरेसिल आरएनए में। थाइमाइन और यूरेसिल में फ़र्क है, इधर डीएनए में टी है तो आरएनए में वो यू है। चलो स्टोरी आगे बढ़ रही है। अभी ये किधर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में गया, वो कोड लेके गया अपने साथ अमीनो एसिड के लिए। बहुत सारे कोड लेके जाता है, मगर हर कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड है? 3। उन 3 न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? जो 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड है उसको कहेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। फिर 5th पॉइंट क्या है? अमीनो एसिड सप्लाइड बाय टीआरएनए। अभी अमीनो एसिड के लिए कोड तो आ गया, मगर अमीनो एसिड किधर है? तो अमीनो एसिड को लेके आता है कौन? टीआरएनए। 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट ये है कि टीआरएनए हैज़ एंटी कोडॉन। उसके पास क्या एंटी कोडॉन है? कंप्लीमेंट्री टू होम? कंप्लीमेंट्री टू एमआरएनए। कंप्लीमेंट्री टू एमआरएनए। देखने वाली बात है कि इधर एमआरएनए के पास से न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, तो इधर टीआरएनए के पास से क्या है? एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा सीधा नहीं लिख देना है, अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अभी हम लोग सीखेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन में दोनों का फर्स्ट पॉइंट एक ही है कि दोनों साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, दोनों का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसलोकेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, खाली ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो होता है न्यूक्लियस में। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड है अमीनो एसिड्स बॉन्डेड बाय पेप्टिडाइड बॉन्ड्स विथ हेल्प ऑफ आरआरएनए। तो इधर क्या हो रहा है कि जो अमीनो एसिड है, ठीक है, तो अमीनो एसिड जो टीआरएनए लेके आया था अमीनो एसिड को ट्रांसलेशन में, तो वो अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं? बॉन्ड हो रहे हैं। कैसे बॉन्ड हो रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। वो लोग पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्ड हो रहे हैं, ठीक है। और किसके हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ आरआरएन, ठीक है। अभी हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो रिबोसोम होता है, रिबोसोम वो क्या हो रहा है? मूव हो रहा है फ्रॉम वन एंड of mRNA to another end, ठीक है। तो इधर हमने क्या देखा ट्रांसलोकेशन में कि ये भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। जो अमीनो एसिड हमने ट्रांसलेशन में देखे थे, तो वो क्या हो रहे हैं? वो बॉन्ड हो रहे हैं एक दूसरे से। कैसे बॉन्ड हो रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो उनको बॉन्ड कौन करवा रहा है? उनकी कौन मदद कर रहा है? उनकी कौन मदद कर रहा है? वो है आरआरएनए। थर्ड हम लोग ने क्या देखा कि जो रिबोसोम होता है वो एक एंड से दूसरे एंड पे मूव हो रहा है। किसके एंड से? एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड पे वो मूव हो रहा है। और उसका डिस्टेंस क्या है? मूव होने का डिस्टेंस क्या है? 1 ट्रिपलेट कोडॉन। तो इधर हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन तीनों के नोट्स पढ़ लिए हैं। तीनों में बस इतना ही है। सो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? हमने क्या देखा था फर्स्ट पे कि ट्रांसक्रिप्शन किधर होता है? न्यूक्लियस में होता है वो, बराबर। और उसमें क्या यूज़ होता है? 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कहानी शुरू होती है न्यूक्लियस से, उसमें 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूज़ होता है। उस 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। अब एमआरएनए डीएनए से बन रहा है तो कुछ तो सिमिलैरिटी रहेगी ना। तो वो कैसे बन रहा है? सीक्वेंस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। जैसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है डीएनए में, वैसे ही सीक्वेंस एमआरएनए में। तो जो न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, जाहिर सी बात है। खाली फ़र्क कितना है कि जो थाइमाइन होता है डीएनए में वो थाइमाइन नहीं है, थाइमाइन की जगह पे क्या है? यूरेसिल है। थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा ना, आरएनए कुछ अलग चीज़ बनी तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। ट्रांसलेशन में क्या देखा था? वो किधर होता है? साइटोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म में होता है तो जो mRNA होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, वो होता है न्यूक्लियस में, बनता है, मगर किधर चला जाता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब वो जाता है तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है? अब हम लोग किधर मेहमानों के घर पे जाते हैं तो अपने साथ गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो ये भी अपने घर से जब साइटोप्लाज्म में गया तो अमीनो एसिड के लिए कोड लेके गया। ठीक है, न्यूक्लियस से वो अमीनो एसिड के लिए कोड लेके गया। हर कोड में बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो हर कोड में कितने थे? 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे, और उस 3 न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। तो अमीनो एसिड कहाँ से आते हैं? कौन सप्लाई करता है अमीनो एसिड को? कौन सप्लाई करता है? टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए। तो जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके पास क्या है? एंटी कोडॉन है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री? एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री। अब ट्रांसलोकेशन में क्या देखा है? ट्रांसलोकेशन भी किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलोकेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो जो अमीनो एसिड सप्लाई किया था टीआरएनए, उनमें बॉन्ड्स आ रहे हैं। कैसे बॉन्ड्स आ रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स किसकी मदद से आ रहे हैं? आरआरएनए की मदद से। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग ने कि जो रिबोसोम हो रहा है वो वन एंड से दूसरे एंड में मूव हो रहा है। किसके एंड से? एमआरएनए के एंड से, मैसेंजर आरएनए। उसके मूव होने का डिस्टेंस क्या है? 1 ट्रिपलेट कोडॉन। सो इधर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। होप कि आपको नोट्स थोड़े इजी लगे हो, क्योंकि जब मैं 10th में थी मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी आई थी इन तीनों चीज़ को समझने के लिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आई थी तो मैंने अच्छे से समझने के लिए खुद से ही नोट्स बनाए थे, तो मैं इन्हीं को याद करके जाती थी और फिर अपना सेंटेंस फ्रेम करके एग्ज़ाम में लिखती थी। और जब मैंने इन सब को बनाया था तो मेरे को जो मैं नोट्स प्रीफर करती थी वो भी मैं अच्छे से लर्न कर लेती थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं बार बार खुद से सेंटेंस फ्रेम करती थी, लर्न करने में भी आसानी हो रही थी, मुझको अच्छे से याद हो गया था। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं डालने वाली हूँ ग्रामर का जो टेंसेस होता है जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही, तो मैं ऐसा चार्ट डालने वाली हूँ जिसमें आपको वो चार्ट देखने से ही आप टेंसेस के कभी भी कन्फ्यूजन आपको नहीं आएगी उस चीज़ में। और एक वीडियो आएगा जिसमें रहेगा मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊँगी जो मैं 10th में फॉलो करती थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10th पास किया है और मुझे 91.4% आए। सो मैं उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बताने वाली हूँ। और जो भी मैं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है, इवन मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। सो ये सब भी डिफ़िकल्टी आती, तो वो वीडियो भी आएगी। सो ये 2 वीडियोज़ अभी आने वाली हैं जल्दी ही, शायद अभी मैं शूट करके डाल दूँ। सो अगर आपको वीडियोस नोटिफाइड होनी है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप नोटिफाइड हो जाओ जब वो वीडियो आए। दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको मिस कर दोगे तो आई थिंक आपको थोड़ा लॉस होगा, बट ठीक है, चलो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।